हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 10 मिनट स्टडी। सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि मेंस का क्वेश्चन, और इस वीडियो में देखते हैं हम फैक्ट्स के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं अभी अगस्त में, उसको हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज, राइट। सो पहला पॉइंट है बायो माइनिंग। सो व्हाट इज़ बायो माइनिंग? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच गार्बेज इज ट्रीटेड with bioorganism or natural elements like air and sunlight so that the biodegradable elements in waste break down over time। होता क्या है कि जो गार्बेज आपका प्रोड्यूस होता है, अब उसको क्या है कि डेली कलेक्ट होता है, आपके घर से कलेक्ट होता है और एक जगह के इकट्ठा होता है। अब वो एक जगह पड़ा रहेगा तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जो कि हार्मफुल हैं, सॉइल कंटामिनेशन हो जाता है उससे। तो होता क्या है, इसको हमें ऐसे तोड़ना है ताकि ये वेस्ट ब्रेक डाउन हो जाए और ज़्यादा ये सॉइल का या वाटर पोल्यूशन क्रिएट ना करे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो माइनिंग। इसमें क्या करते हैं, हम एयर और सनलाइट का यूज़ करते हैं, और ये जो जो आपका वेस्ट जो है, जो कि कलेक्ट हुआ है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। जो जो इसके बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं प्लास्टिक छोड़ के, तो उसको इसमें ब्रेक किया जा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बायो माइनिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्व श्योर। सर्व श्योर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ न्यू इनोवेटिव स्कीम ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। किसकी है ये स्कीम? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्कीम लेके आई गई है, जो कि है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। बेसिकली होगा क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो रिसर्च करनी है उसके लिए स्कीम का गठन किया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि इसको एक लीगल बैकिंग दी गई है, राइट। तो यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। ये आप जानते हैं एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसका भी कहाँ रिसेंटली प्लांट लगा? लक्षद्वीप में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वन लाइनर में, यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा सकता है, मतलब काफ़ी बार पूछा गया। इवन अगर आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टोंगा वोल्केनो। टोंगा वोल्केनो में क्या है? टोंगा आपने सुना होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में है ये। इस वोल्केनो का क्या है, बेसिकली इफेक्ट आया है किस पे? ग्लोबल वार्मिंग और डिप्लीशन ऑफ ओजोन में। बेसिकली होता क्या है, जब वोल्केनो जब प्रोड्यूस होता है तो गैसेस बाहर आती है। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा कंटेंट में आता है और बाकी गैसेस ज़्यादा कंटेंट में आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है। सो इस वोल्केनो का इफेक्ट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग पे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑपरेशन स्काईलाइट। ऑपरेशन स्काईलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी कैरीज आउट ड्रिल्स टू टेस्ट रेजिलियंस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, राइट। सो ये आर्मी का एक टेस्टिंग प्रोसीजर है जो कि उन्होंने ऑपरेशन नाम दिया है स्काईलाइट, और ये टेस्ट कर रहे हैं सैटेलाइट सिस्टम के रेजिलियंस को। तो ड्रिल्स बेसिकली ये होता है कि एक्सरसाइज, उनकी एक एक्सरसाइज होती है, उसको ड्रिल्स नाम देते हैं। नाउ एक काफ़ी हॉट टॉपिक जो चल रहा है अभी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में काफ़ी खींचातानी चल रही है। ताइवान इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, बट इट हैज़ इट्स ओन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ। आप देख पाएंगे कि जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो ताइवान खुद डिसीजन लेता है। बाकी जो इसका अदर अफेयर्स होता है, डिफेंस वगैरह, वो चाइना देखता है। लेकिन ताइवान के पास अपना खुद का एक फोर्स है, प्लस अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेने का हक इसके पास हक है विद इन द लिमिट्स ऑफ चाइना। नो, तो आप क्या कह सकते हैं कि इंडिया की कोई पॉलिसी है ताइवान को लेके? तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इंडिया हैज़ फॉलोड वन चाइना पॉलिसी सिंस 1949 एंड हैज़ नो फॉर्मल टाइज विद ताइवान सिंस टिल 1995। इंडिया के 1949 से लेके टिल 1995 देयर वाज नो पॉलिसी टुवर्ड्स ताइवान। बट आपने देखा होगा कि हमारा ताइवान के साथ ट्रेड भी होता है, राइट। तो क्या हुआ है कि 1995 में क्या हुआ, इंडिया एंड ताइवान एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक फंक्शंस। किस किस फील्ड में किया उन्होंने? कॉमर्स में किया, कल्चर में किया और एजुकेशन में दिया। ताइवान से हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। सो कॉमर्स एंड कल्चर एंड एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग का टाइस है वहाँ पे, दोनों जगह। यहाँ भी उनके डिप्लोमेटिक
फंक्शंस, डिप्लोमेटिक फंक्शन मतलब ये है कि एक कॉन्सुलेट खुला हुआ है यहाँ पे, और वैसे ही हमारे भी कॉन्सुलेट वहाँ पे ताइवान में खुले हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, सिंस 2010 इंडिया हैज़ स्टॉप द यूज़ ऑफ वर्ड वन चाइना। मतलब हम लोग बिलीव करते हैं कि हाँ देयर इज़ वन चाइना। वन चाइना मीन्स हांगकॉन्ग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, तिब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, सो होल थिंग। बट सिंस 2010 वी हैव स्टॉप द यूज़ ऑफ वर्ड वन चाइना। और ताइवान के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, इंडिया हैज़ DTAA। व्हाट इज DTAA? इट इज़ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद ताइवान। इसका क्या मीनिंग है, बेसिकली ये है कि अगर सपोज़ कोई एक बिजनेस एंटिटी है जो कि ताइवान में भी काम कर रही है और इंडिया में भी काम कर रही है, तो उसे ताइवान में भी टैक्स देना पड़ रहा है, उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये दोनों जगह ना दे के वो एक ही जगह टैक्स पे करेंगे और अपना माल सर्कुलेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्स का अवॉइडेंस करना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, आंगनवाड़ी के लिए स्कीम लाई गई है जिसका नाम है सक्षम, और पोषण 2.0 हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि कौन से डिपार्टमेंट या कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये फैक्चुअल चीज़ है, आपको फैक्चुअल तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं, ये ईडी को लेकर रिसेंट जजमेंट जो आई है भी सुप्रीम कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग है, राइट। तो ईडी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग केस का नाम क्या है, दैट इज़ विजय मंडल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो हुआ कि ईडी की पावर्स क्या क्या है, क्या वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, राइट, और क्या उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या कहीं भी छापा मार सकती है, कहीं भी अरेस्ट कर सकती है, किसने उसको पावर दी, और क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए, क्या उसकी कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सब देखने के लिए जजमेंट में फैसला आया। हुआ क्या कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका गठन जो है, इसका जो फॉर्मेशन है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1956। पहले किसके अंदर काम करता था, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब किसके अंडर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। कोर्ट ने कहा क्या इस बारे में, कोर्ट ने ये कहा है, ईडीज पावर टू इन्वेस्टिगेट, सर्च एंड अरेस्ट अंडर PMLA अपहेल्ड। इसका मतलब PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना है, जो ईडी की पावर है इन्वेस्टिगेट करने की, सर्च करने की और अरेस्ट करने की, वो सही है। अगर PMLA कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर कहीं स्कैम ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ पे ईडी को पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, सर्च कर सके और अरेस्ट कर सके, राइट। ईडी के फंक्शन क्या क्या है, टू इन्वेस्टिगेट, अटैच, इशू समन्स एंड एजुकेट। इन्वेस्टिगेट आप समझ गए, अटैच मतलब प्रॉपर्टी अटैच करना, इशू समन्स मतलब आपको बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि आप अपेयर हुई, क्यों आपने ऐसा किया है, या फिर किसी भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। एडजुडिकेट का मतलब ये है कि कोर्ट में ईडी आपको लेके जाएगा और वहाँ पे प्रूफ जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा किए होंगे वो वहाँ पेश करेगा। तो आपको मतलब कोर्ट तक ले जाने तक भी काम करेगा वहाँ पे ईडी। ना ये सब पावर उसको ईडी को कहाँ पे आ रही है, टू अंडर PMLA एक्ट दैट इज 2002। PMLA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सेकेंड एक्ट इज़ फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट 2018 एंड थर्ड वन इज़ FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, दैट इज़ 1999 में आया। FEMA जो है, फेरा को उसने रिप्लेस किया था। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में आया था। आपने जब देखा केस कि जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग हैं, बैंकों का पैसा लेके बाहर निकल जाते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, तो उसके रिगार्डिंग आया कि अगर फर्दर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो हमारे पास एटलीस्ट एक्ट होना चाहिए, कानून होना चाहिए जिससे हम उनको पकड़ सकें, राइट। सो ये आपने देखा कि ईडी कैसे काम करता है और ईडी का बेसिकली काम क्या है और वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। रिसेंटली आपने देखा कि ईडी ने कहीं पूरे देश में कई जगह छापेमारी की थी, और रिसेंटली का केस जो है आपका बंगाल का है। बंगाल में जहाँ पे टीचर स्कैम हुआ है, टीचर्स के रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है, और आपने देखा होगा 2-3 लोग काफ़ी अरेस्ट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा कैश उनके पास मिला है। तो ईडी के पास ये होना चाहिए कि ऐसे केसेस में ईडी के पास पावर होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, सर्च कर सके और अरेस्ट कर सके।
सो आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक मेंस क्वेश्चन और फैक्चुअल चीज़ों को लेके। टिल देन थैंक यू।